अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय न मिलने से नाराज मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक ने आज अपने नाम के आगे दागी शब्द बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि पहले उनका नाम लाल बिहारी था, उन्हें राजस्व विभाग ने अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम लाल बिहारी मृतक कर लिया। अब उन्हें कोर्ट ने न्याय नहीं दिया, उल्टे उन्हें ही दोषी करार दे दिया, तो उन्होंने अब अपने नाम के आगे दागी शब्द भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें लाल बिहारी मृतक दागी के नाम से पुकारा जाए। आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान में आज मृतक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक दागी ने तहसील और चकबंदी कार्यालय में लोगों को जीवित रहते हुए अभिलेखों में मृत करने के मामले में नाराजगी जताई। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा यह खेल आज भी जारी है। लाल बिहारी ने कहा कि उन्होंने जीवित होने के लिए 18 वर्ष संघर्ष किया, सरकारी अभिलेखों में जीवित हो गए। कई वर्षों से क्षतिपूर्ति के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें कोर्ट से तो राहत नहीं मिली, बल्कि उल्टे उन्हें ही दोषी करार दे दिया गया, जिससे नाराज होकर उन्होंने अपने नाम के सामने दागी शब्द बढ़ा लिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट से भी लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इस तरह के उन्होंने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आजमगढ़ जिले के मार्टिनगंज तहसील के सुरहन गांव के जीवित मृतक फिरतू राजभर पुत्र स्वर्गीय रामा प्रसाद उम्र लगभग 63 वर्ष को 35 वर्षों से तहसीलों चकबंदियों के भू राजस्व अभिलेखों में मुर्दा घोषित होने के मामले का भी जिक्र किया और कहा कि वह भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। लाल बिहारी ने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मेरा नाम लाल बिहारी मृतक है। मैं मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और मेरे सामने एक नई केस आई है। 35 वर्ष से मृतक हैं ये फिरतू राजभर, और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए अब मैं तैयार हूँ, इसलिए कि जीवित मृतक धोखाधड़ी प्रकरण में न आज तक विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में कोई इस तरह की आवाज़ नहीं उठाया, न कोई कानून बनाया है। यही नहीं, न्यायपालिका भी वो भी नहीं जीवित मृतकों पर कोई ध्यान देती है। मैं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और हार गया। तो कहने का मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जिंदा आदमी को मृतक घोषित करके उनकी ज़मीनें जायदाद हड़प लिया जाता है, धोखाधड़ी करके ज़मीन हड़प लिया जाता है और न्यायिक प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। न्यायिक प्रक्रिया की व्यवस्था आज ऐसी हो गई है कि इस न्याय व्यवस्था में भी, जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्थापिका में भी जातवाद, बिरादरीवाद, धर्मवाद, परिवारवाद आदि है। और इस तरह से अन्याय हो रहा, कहीं न्याय नहीं मिलने वाला है। राजनीतिक व्यक्ति जो हैं कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, जात, धर्म और पार्टी में हमेशा लिप्त रहते हैं और धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कभी ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए जीवित मृतक जनता के बीच में आवाज़ उठा रहा है कि आप लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए जागरूक हो, तभी संविधान और न्यायालय का सम्मान बढ़ सकता है। इस तरह कितने लोगों का इस तरह? देखिए, अगर मेरा मानना है कि अगर भारत सरकार और राज्य सरकारें जांच करा दे तो लाखों प्रकरण आ जाएगा धोखाधड़ी और जीवित मृतक। इसलिए यहाँ नहीं पता चल पाता है। सारे लोग न्यायिक प्रक्रिया में चले जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में 10 वर्ष, 20 वर्ष, 40 वर्ष से लटके रहते हैं। जैसे मैं 47 वर्षों 1976 से लड़ रहा हूँ और इस साल मैं हार गया। हाई कोर्ट से भी हार गया, सुप्रीम कोर्ट से भी हार गया। तो न्यायिक व्यवस्था से भी क्या मतलब होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। वहाँ भी कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। वो एक बार कहते हैं कि मर गए हैं, दूसरी बात कहते हैं कि जिंदा हैं। पहले कहते थे कि आप जिंदा नहीं है, प्रूफ लाइए। और जब हम लोग प्रूफ बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं, तो कहीं कि नहीं आप जिंदा हैं। जब उनको मुआवजा देने की बात आई है तो कह रहे हैं कि नहीं आप जिंदा हैं, मृतक नहीं हैं। तो इस तरह से जो न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, सारे लोग इसमें लिप्त हैं और जात, बिरादरी, परिवारवाद भरा है और वहाँ न्याय भी नहीं मिल रहा है। इसलिए जनता को अपने मौलिक अधिकारों के लिए, सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है और मृतक संघ इसकी लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट से दीवानी न्यायालय तक आज अतिक्रमण रोधी अभियान जमकर चलाया गया। रेहड़ी पट्टी के दुकानदारों को बलपूर्वक सड़क के किनारे से हटा दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से छोटे व्यापारियों में हड़कंप व्याप्त हो गया। इस कार्रवाई के विरोध में व्यापार मंडल के अध्यक्ष पहुंचे और इस कार्रवाई को रोकने की मांग की।
आपको बता दें कि आज दिन में अचानक नगर पालिका परिषद के ईओ मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में सिविल लाइन पुलिस लाइन चौकी इंचार्ज जफर खान के साथ नगर पालिका कर्मचारी और पुलिस फोर्स ने कलेक्ट्रेट से लेकर चर्च चौराहा और उसके आगे तक जबरदस्त अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया। इस दौरान जेसीबी से दुकानों के अतिक्रमण को हटाया गया, वहीं गुमती और फर्नीचर को भी बलपूर्वक हटा दिया गया। एक तरफ जहां इस कार्रवाई से छोटे व्यापारी नाराज दिखे, वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा ने तत्काल इसे रोकने की मांग की। वहीं नगर पालिका ईओ ने इस अभियान को 15 सितंबर तक चलाने को कहा। पहले आप सुनिए पद्माकर वर्मा की बात, फिर आप मनोज कुमार सिंह की बात। ये अभियान चलाया जा रहा है अतिक्रमण हटाने का, कहाँ से कहाँ तक चलना है? आज जो है कलेक्ट्रेट से गदी चौराहे के आगे जो गदी कैंपस है पार्क टाइप का, वहाँ तक था। अब कल जो है रोडवेज बस स्टैंड से बवाली मोड़ तक। ये लगातार 15 तारीख तक चलता रहेगा पशु पकड़ने का अभियान और अतिक्रमण का अभियान साथ साथ। रात में पशु पकड़े जाते हैं, सुबह भी, और ये अभी अतिक्रमण हो और शाम को भी अतिक्रमण चलेगा। इनको कई बार नोटिस दिया गया और कई बार अनाउंसमेंट कराया गया, कोई सुधार नहीं हो, इसलिए इनको हटा के नो वेंडिंग जोन में लगाने का आदेश दिया गया है। जो पालन नहीं करेगा उसको जब्त किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये अतिक्रमण एक बार फिर से हटाया जा रहा है, छोटे व्यापारियों को फिर से मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा गुट्टू से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है, एक इनकी महत्वाकांक्षी योजना है कि फुटपाथ पे ठेला गुमती रख के ये लोग कमाए खाए, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करें, पढ़ावे लिखावे, 10,000 लोन ले, 20,000 लोन ले, 40,000 लोन ले, और लोन भी ले लिए, नगर पालिका में रजिस्ट्रेशन भी करा लिए, और इनको उठा के फेंक रहे हैं। और जब अधिकारियों से कहा जा रहा है, जब नगर पालिका ईओ साहब से कहा गया है तो उन्होंने कहा डीएम साहब का आदेश है, कमिश्नर साहब का आदेश है, मानने को तैयार नहीं है। बुलडोजर लगा के फेंक रहे हैं, अभी लोग कहाँ जाएंगे? भाई हम लोग सिफारिश करेंगे, अगर इसे झगड़ा कर नहीं सकते, इसलिए कि ऐसी बानी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो, उनसे झगड़ा मत करिए जो तुमसे तगड़ा हो। तो अधिकारी बहुत तगड़े हैं, सरकार भी तगड़ी है, अभी लगेगी बिल्डिंग भी, कुछ बोलिए तो घर गिर जाएगा। ईओ साहब का कहना है कि जो वेंडिंग जोन है उसमें वो व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जो वेंडिंग जोन के पास कहीं है ही नहीं, कहीं दुकान बनवाए नहीं। आज तक ये 9 साल से दुकान बनवा के दे रहे, आज तक दुकान नहीं, मैं भी उसका सदस्य हूँ, आज तक ये दुकान बनवा के नहीं दे पाए। इनके पास जगह भी नहीं है कहीं की दे पावे। तो आप नदी किनारे बनाए हुए, अब नदी किनारे क्या हम करेंगे जाके? वहाँ नदी किनारे पे जाएंगे, नदी किनारे कौन जाएगा संभालने? तो अगला कदम क्या होगा आपका व्यापार मंडल? अगर नहीं करेंगे, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, अधिकारी से हाथ जोड़ा जाएगा, गोड़ पकड़ा जाएगा, पैर पकड़ा जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। ठीक। दीवानी न्यायालय परिसर में बुधवार को नवनिर्मित एडीआर भवन का वर्चुअल लोकार्पण जनपद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार तथा जयंत बनर्जी ने किया। इस अवसर पर जिला जज संजीव शुक्ला समेत सभी न्यायिक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज धनंजय कुमार मिश्रा ने बताया कि वैकल्पिक विवादों के समाधान के लिए दीवानी न्यायालय परिसर में एडीआर भवन का निर्माण कराया गया है। बुधवार को प्रशासनिक न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार तथा जयंत बनर्जी ने इस भवन का लोकार्पण किया और अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में प्रशासनिक न्यायमूर्ति ने कहा कि जहां तक संभव छोटी मोटी बातों को आपसी सुलह समझौते के जरिए निस्तारण का प्रयास करें। जिला जज संजीव शुक्ला ने बताया कि इस भवन के बन जाने से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और बेहतरीन तरीके से काम करने लगेगा। भवन को बनाने वाली संस्था पैक्सफेड के अधिशासी अभियंता लाल बहादुर सिंह ने बताया कि इस भवन का निर्माण लगभग 1,89,00,000 रुपए में हुआ। भवन बनाने के लिए लगभग 7 मीटर गहरी खुदाई की गई है। इस अवसर पर एमएसीटी के जज अजय कुमार सिंह, अपर जिला जज सतीश चंद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार पांडे, ओम प्रकाश वर्मा, रामानंद, शैलजा राठी, संतोष कुमार यादव, रमेश चंद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत कुमार सरोज, सिविल जज सीडी अशोक कुमार सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जो है वो इस ज़िले के जो माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति हैं ऑनरेबल लॉर्डशिप श्री जयंत बनर्जी उनके द्वारा और ऑनरेबल लॉर्डशिप श्री प्रशांत कुमार जी द्वारा आज इनॉग्रेशन के द्वारा किया गया है। और मुख्य जो इस बिल्डिंग का उद्देश्य है कि जो सुलह समझौता के मामले हैं वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो जिनमें सुलह समझौता की संभावना है, उनकी मध्यस्थता यहाँ होगी और उससे संबंधित परमानेंट लोक अदालत की जो न्यायालय है वो भी इसी बिल्डिंग में चलेगी।
लोक अदालत तो हर कोर्ट में लगती है। इसमें ये बिल्डिंग जो है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की है और परमानेंट लोक अदालत की है। इसमें सुलह समझौता से संबंधित जो है वो सारे मामले यहाँ पे मीडिएशन के लिए आएंगे और परमानेंट लोक अदालत में वादों का निस्तारण होगा। और इसके अतिरिक्त जो लोक अदालत तो हर कोर्ट में लगेगी, लेकिन जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो सचिव महोदय हैं वो यहाँ बैठेंगे। मैं लाल बहादुर सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर EPRNSS आजमगढ़, आज लोक अदालत भवन आजमगढ़ का उद्घाटन माननीय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक जज साहब द्वारा किया गया है। यह भवन कम समय में बनकर तैयार हुआ है और चूँकि इसमें हम लोगों को काफ़ी विलम्ब से 2012 के बाद 2022-23 में हम लोगों को ये पुनरीक्षित का पैसा मिला, इससे थोड़ा विलम्ब हुआ है। और यह पूरी गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के आधार पर बनाया गया है। इसका अन्य लोक निर्माण विभाग द्वारा परीक्षण भी किया गया, जिसमें हम लोगों का परीक्षण सही निकला और उसके बाद उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आजमगढ़ जिले के करतालपुर बाईपास पर सिंह ऑटो सेल्स के शोरूम का भव्य उद्घाटन जिले के हड्डी रोग विशेषज्ञ मनीष त्रिपाठी एवं शोरूम के प्रोपराइटर राजेश सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान शोरूम के प्रोपराइटर ने बताया कि आज के इस नए दौर में इलेक्ट्रॉनिक का समय आ गया है, सब कुछ अब इलेक्ट्रॉनिक पर ही निर्भर होता चला जा रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक नए इलेक्ट्रिक शोरूम खोला गया है। इस मौके पर उद्घाटन करने पहुंचे डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। सामाजिक प्रतिष्ठान का उद्घाटन आपके, उसके बारे में कुछ जी, आज सिंह ऑटो सेल्स का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है और आजमगढ़ के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जहाँ पेट्रोल और डीजल के कारण पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण चारों तरफ बढ़ रहा है, तो हम सभी की जिम्मेदारी होती है कि प्रदूषण पर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। हमारे व्हीकल्स जो होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, उनसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करने से प्रदूषण कम से कम होगा, बचत भी होगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल होगा तो उतने पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे। ये आगे एक तरह विकास की एक सीढ़ी है, तो आजमगढ़ के लिए अच्छी खबर है। आजमगढ़ शहर में कोचिंग करने निकली BA की छात्रा का नदी में उतराया शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है। प्रथम दृष्टया पुलिस को आत्महत्या की आशंका है। सिधारी थाना क्षेत्र के भदली के पास मंगलवार की रात तमसा नदी में एक दिन पूर्व कोचिंग पढ़ने निकली गायब हुई छात्रा का उतराया हुआ शव मिला। ग्रामीणों की शव की सूचना पर सिधारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। निजामाबाद थाना क्षेत्र के मोहनाट गांव निवासी महेंद्र पांडे स्थानीय तहसील में अधिवक्ता हैं। वे सिधारी थाना क्षेत्र के परानापुर गांव के गंगोत्री नगर में मकान बनवाकर सब परिवार रहते हैं। उनकी बेटी रिया पांडे BA की छात्रा है। सोमवार को वह घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकली, लेकिन घर वापस नहीं आई। छात्रा के घर लौटने में देरी हुई तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफ़ी खोजबीन के बाद जब वह नहीं मिली तो परिजनों की ओर से सिधारी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। छात्रा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। इसी बीच मंगलवार की रात में भदली के पास नदी में छात्रा का उतराया शव दिखाई दिया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसकी शिनाख्त रिया पांडे के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। परानापुर की एक छात्रा स्कूल कोचिंग के लिए पढ़ने के लिए निकलती है, उसकी डेड बॉडी कल देर रात नदी में मिलती है। क्या है पूरा मामला और क्या कर? ये 4 तारीख को एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची 12वीं की छात्रा है। ये घर से मिसिंग हुई थी, स्कूल के लिए गई थी परंतु घर नहीं पहुंची थी। तो इनके पेरेंट्स ने थाना सिधारी पर एप्लीकेशन दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 333/23 धारा 363 का कायम किया गया था। इसके उपरांत लड़की का कपड़ा और मोबाइल उसका बरामद हुआ है और फिर डेड बॉडी फिर छानबीन करेगी। फिर बाद में फिर डेड बॉडी नदी से, तमसा नदी से भदोली पुल के नीचे से वहाँ से बरामद हुई है। इस प्रकरण में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी
उसके आधार पे पुलिस के द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या निर्णय आता है? प्रथम दृष्टया वहाँ से जंप करने का मामला इसमें लग रहा है कि लड़की बदुली पुल से तमसा नदी में कूदी है, और बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी साक्ष्यों के आधार पर आगे पुलिस जो नियमानुसार कार्रवाई करेगी इसमें। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 12 वरिष्ठ चिकित्सकों का स्थानांतरण किया गया। इसी क्रम में जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में तैनात वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर विनय कुमार सिंह यादव को यहीं पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई। इस संबंध में डॉक्टर विनय सिंह ने कहा कि शासन द्वारा दी गई जिम्मेदारी का वह पूरी तरह से पालन कराने का काम करेंगे और जो भी सुविधा उपलब्ध है उससे जिला महिला अस्पताल की सुविधाओं को और बेहतर बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मरीजों और उनके तीमारदारों को बेहतर सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध कराने पर पूरा जोर रहेगा। जनपद के लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो वह उनसे सीधे संपर्क कर जानकारी दे सकते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। डॉक्टर विनय कुमार सिंह को मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाए जाने पर विजय कुमार देवव्रत, प्रधान संपादक आनंद कुमार उपाध्याय, पूर्व उपाध्यक्ष चीनी मिल सठियाव, डीएपी के पूर्व अध्यक्ष सुबेदार यादव, शिक्षक नंदलाल यादव, रामनिवास यादव, रामदरस यादव, शिक्षक नेता रामकरण राय आदि लोगों ने बधाई देते हुए उनको शुभकामनाएं दी। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।